from death, the destroyer of worlds. 16 जुलाई 1945 यह वो दिन था जब अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में इंसानियत को तबाह करने वाले हथियार की टेस्टिंग चल रही थी। इस बॉम्ब को बनाने वाले जूलियट रॉबर्ट ओपनहाइमर, उन्हें खुद इसका अंदाजा भी नहीं था कि उसके द्वारा बनाया गया बॉम्ब इतना ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। यह पहली बार था जब किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हो रही थी। किसी को नहीं पता था कि यह कितना खौफनाक हो सकता है। इसका यह खौफनाक रूप पहली बार हिरोशिमा और नागासाकी में देखने को मिला। यह कितना विनाशकारी था। बॉम्ब गिराने गए पायलट ने अपनी बुक में लिखा, यह हमने क्या कर दिया, हमने लाखों लोगों की जान ले ली। जानते हैं पूरी कहानी एटम बम की। कौन था फादर ऑफ एटम? किस देश ने एटम बम बनाने की शुरुआत की? क्या कारण था कि इसे बनाना पड़ा? तो स्वागत है आपका कोकन फैक्ट की एक नई वीडियो में। एटम बम के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा ओपनहाइमर के बारे में। 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क की यहूदी परिवार में जूलियन रॉबर्ट ओपनहाइमर का जन्म होता है। उनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। ओपनहाइमर पढ़ने में काफी तेज थे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री पढ़ी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जर्मनी की गोटिंगेन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली थी। 1941 में उन्हें एक प्रोजेक्ट पर काम करने को बोला जाता है, प्रोजेक्ट वाई-1, जहां से एटम की कहानी शुरू होती है। एक टीम बनाई गई जिसमें काफी साइंटिस्ट थे। ओपनहाइमर पूरी टीम को डायरेक्ट कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 3 सालों तक लगातार काम करने के बाद दिन आता 16 जुलाई 1945। इस दिन एटम बम का परीक्षण शुरू करना था। न्यू मैक्सिको से 200 मील दूर लॉस अलामोस के अलामो गोर्डो डेजर्ट को चुना गया। इस टेस्ट का कोड नेम ट्रिनिटी रखा गया। 32 टन भारी और 100 फीट ऊंचे मेटल टावर पर इस बम को रखा गया और फिर इसमें ब्लास्ट किया गया, जिससे 18.6 किलोटन बिजली निकली। एक ही झटके में इतना बड़ा टावर राख बन जाता है और पूरे रेगिस्तान में गर्मी फैल जाती है। यह गर्मी 9 मील दूर कंट्रोल रूम में बैठे ओपनहाइमर भी महसूस करते हैं। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। इसका असर 160 मील दूर बैठे लोगों ने भी महसूस किया। इतना विनाशकारी मंजर देखकर उनके मुंह से गीता का एक श्लोक निकला, मैं अब काल हूँ जो दुनिया को नाश करता हूँ। ओपनहाइमर को हिंदू धर्म ग्रंथ गीता का बहुत ज्ञान था। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में यह कहा था। आखिर क्या कारण था जो अमेरिका को एटम बम बनाना पड़ा? यह जानने से पहले हमें एक और साइंटिस्ट के बारे में जानना पड़ेगा, वर्नन हाइजेनबर्ग। इन्हें सभी जानते होंगे। इन्होंने ही क्वांटम फिजिक्स को जन्म दिया था, लेकिन यह एक और वजह से भी जाने जाते हैं। इन्होंने तानाशाह शासक हिटलर का साथ दिया था। हिटलर को तो सभी जानते हैं, अपनी सनक के कारण लाखों लोगों की जान ले ली थी। 1933 में हिटलर की पार्टी नाजी जब पावर में आती है, जिसके बाद हिटलर यहूदियों पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हिटलर यूरोप के देशों पर कब्जा करता जा रहा था, वैसे वैसे यहूदियों के साथ अत्याचार बढ़ने लगे। यहूदी लोग यूरोप छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट भी थे। इन साइंटिस्टों में अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, जो एक यहूदी थे। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। तब हिटलर को पता चलता है एटम बम का। ऐसा बम बनाया जा सकता है जिससे एक झटके में किसी भी देश को मिटाया जा सकता है। तब बर्लिन की एक लैब में इसका काम शुरू कर दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा जाता है यूरेनियम क्लब और इसका लीडर बनाया जाता है हाइजेनबर्ग को। एटम बम बनाने के लिए जरूरत थी यूरेनियम की, जो जर्मनी ने बड़ी मात्रा में बर्लिन से खरीद लिया। 1941 में हाइजेनबर्ग ने एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया, जिसका नाम रखा गया न्यूक्लियर पायल। जब साइंटिस्टों को पता चला कि जर्मनी एक एटम बम बना रहा है, तब इसकी जानकारी आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर को दे दी। तब अमेरिका एक्शन लेता है और शुरू होता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। जब ओपनहाइमर को इसके बारे में पता चला कि एटम को स्प्लिट करने से इतनी एनर्जी पैदा हो सकती है, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब ओपनहाइमर ने खुद एटम को तोड़ा तो वह दंग रह गए। उसमें से इतनी ऊर्जा मिली कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। फिर स्टार्ट होती है हाइजेनबर्ग और ओपनहाइमर के बीच में जंग एटम बम बनाने की। इसी बीच जर्मनी की लैब में एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी लैब को आग लग गई। बड़ी मुश्किल से हाइजेनबर्ग और उसकी टीम को बचाया गया। इस धमाके की खबर ओपनहाइमर की टीम को लग गई। उनके अंदर भी डर बैठ गया, लेकिन बम बनाने का इरादा नहीं छोड़ा। उधर जर्मनी ने साइंटिस्टों के बम बनाने के सपने को खत्म कर दिया। हिटलर को अपने साइंटिस्टों से भरोसा उठ गया। किसी भी प्रकार की मदद करने से मना कर दिया। फिर भी हाइजेनबर्ग और उसकी टीम कोशिश करती रही। इससे पहले कि हाइजेनबर्ग और उसकी टीम सक्सेस होती, अमेरिका ने उन्हें 1945 में बंदी बना लिया, जिससे जर्मनी का एटम बम बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। यह तो सभी के लिए खुशी की बात थी कि हिटलर बम नहीं बना पाया। अगर बना लेता तो इसकी सनक पूरी दुनिया को देखनी पड़ती। लेकिन अमेरिका ने जापान पर बम क्यों गिरा दिया, जबकि लड़ाई हिटलर के खिलाफ थी? जापान ने ऐसा क्या किया? दरअसल जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, सभी देश आपस में लड़ रहे थे। अमेरिका इन सबसे बहुत दूर था। वो
कभी नहीं चाहता था कि दूसरे विश्व युद्ध में वह हिस्सा ले। 7 दिसंबर 1941 में जापान ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण अमेरिका को मजबूरन जंग में उतरना पड़ा। जापान की बात करें तो जैसे हिटलर यूरोपियन देशों पर कब्जा कर रहा था, उसी तरह जापान एशियाई देशों पर अपना कब्जा बना रहा था। जापान एशिया को एक ग्रेटर एशिया बनाने की बात करता था। यह सभी बातें ही थी, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा था। अमेरिका ने देखा एक तरफ हिटलर और दूसरी तरफ जापान लगा हुआ तबाही मचाने में, वो इन्हें रोकना चाहता था। सीधा जंग में ना उतर के दूसरे तरीकों से अमेरिका कॉपर, स्टील, आयरन और तेल बेचना बंद कर देता है जापान को। जापान के लिए तेल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि 80% तेल जापान में अमेरिका से ही आता था। अमेरिका ने शर्त रखी कि तुम चाइना का एरिया वापस करो जिस पर कब्जा किया है, साथ ही इटली और जर्मनी के साथ अपनी अलायंस को खत्म करो, फिर तुम्हें तेल देंगे। जापान ने ऐसा करने से मना कर दिया, अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा जो मलेशिया और इंडोनेशिया का एरिया है वहां पर कब्जा किया जाए, क्योंकि वहां तेल और अदर सोर्सेस अच्छे हैं। लेकिन वहां कब्जा करना बहुत मुश्किल था। वहां कब्जा करना मतलब सीधा सीधा अमेरिका से पंगा लेना, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया अमेरिका के अलायंस के कंट्रोल में थे। जापान जानता था कि वह अमेरिका से जीत नहीं पाएगा, वह हार जाएगा। इसी वक्त जापान एक गलत डिसीजन लेता है। वो सोचता है अमेरिका हम पे हमला करे, इससे पहले हम अमेरिका की मिलिट्री बेस को उड़ा देंगे, उनके सभी टैंकों, फाइटर जहाजों को उड़ा देंगे, तब अमेरिका हम पर हमला नहीं कर पाएगा। 7 दिसंबर 1941 को जापान सबसे बड़ी गलती करता है। वो चुपके से यूएस पार्लर हार्बर पर अटैक कर देता है। 350 जापान के एयरक्राफ्ट पार्लर हार्बर पर हमला करते हैं, जिससे 19 यूएस नेवी के शिप, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 2000 से ज्यादा यूएस आर्मी के सैनिक मारे जाते हैं। जिसके बाद अमेरिका भी जंग में कूद पड़ता है और जापान के खिलाफ जंग शुरू कर देता है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि धीरे धीरे सभी देश सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। हिटलर भी अपने आप को गोली मार लेता है, लेकिन जापान सरेंडर करने को राजी नहीं होता। जब सभी कोशिशें नाकामयाब रहती है तब याद आता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अमेरिका अपना लास्ट फैसला लेता है एटम बम गिराने का, लेकिन उससे पहले जापान को लास्ट चांस देना चाहते थे। 26 जुलाई 1945 को यूएस, चाइना, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साथ में मिलकर अनकंडीशनल डिक्लेरेशन सरेंडर डिमांड करते हैं जापान से। जापान को यह वार्निंग देते हैं कि जापान सरेंडर नहीं करेगा तो उसे पूरी तरह से तबाही देखने को मिलेगी। लेकिन 29 जुलाई 1945 को जापान यह पोस्ट डैम डिक्लेरेशन रिजेक्ट कर देता है। तब यूएस प्राइम मिनिस्टर फैसला लेता है कि जापान पर एटम बम गिराया जाए। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का दुनिया का पहला एटम बम हिरोशिमा पर गिराया जाता है। यह कितना खतरनाक था, उस बम से किसी तरह बच गए लोगों ने बताया। उन्होंने बताया उन्हें एक तेज रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है, जिससे लोग अंधे हो गए। उसके बाद एक तेज भयानक आवाज आती है, जिससे कई लोग हमेशा के लिए बहरे हो गए। जमीन पर 4000 डिग्री का टेम्परेचर हो गया, जिससे जो लोग जहाँ थे वहीं पर जल गए। यह इतना खतरनाक था जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। यह वही जानते हैं जिसने यह सब झेला था। इतने बड़े धमाके के बाद भी जापान ने सरेंडर करने से मना कर दिया। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिराया जाता है नागासाकी पर। इन दोनों धमाकों में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसमें 95% आम जनता थी। जिसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ता है। हिरोशिमा पर बम गिराने वाले को पायलट कैप्टन रॉबर्ट ए लुइस ने बाद में एक बुक लिखी। उन्होंने बताया उस समय हिरोशिमा में क्या हुआ जब बम गिराया गया। उन्होंने इस बम को गिराए जाने का अब तक का सबसे भयानक धमाका बताया है। उसने लिखा कि ये हमने क्या कर दिया, इस धमाके को मैं पूरी उम्र अपने दिमाग से नहीं निकाल पाऊंगा। हमने लाखों लोगों की जान ले ली। यह बुक 4.5 लाख पाउंड में बिकी। इस बुक में पूरी घटना को पूरी डिटेल में लिखा गया है। इसके बाद ओपनहाइमर पर काफी विवाद रहे। उसके बाद वह बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने लगे, जिसके कारण उन्हें गले का कैंसर हो गया। 18 फरवरी 1960 में उनकी मृत्यु हो गई।